हेलो गाइस, वेलकम टू राम एकेडमी। तो आज हम कर रहे हैं फिज़िकल फीचर्स ऑफ इंडिया। ठीक है। और ये क्लास नाइन्थ का अपना चैप्टर 2 है। ठीक है। तो ये जो है ना, ये देखो, ये यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने नोट्स बनाए हैं, विच विल बी हेल्पफुल फॉर क्लास नाइन्थ स्टूडेंट्स के लिए भी और उनके लिए भी, चाहे कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहा है उनके लिए भी बहुत ही ज़्यादा ये हेल्पफुल होगा। इसमें मैंने क्या किया है, ये सारे के सारे एनसीईआरटी के नोट्स बनाए हैं मैंने प्रिसाइज। ये मैं नोट्स अभी पढ़ाऊँगा आपको, और मैं आपको पैराग्राफ भी शो करूँगा कि कौन से नोट्स हैं। ठीक है। तो ये नोट्स हैं, तो यहाँ से अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आपका एनसीईआरटी का सारा कुछ कवर हो जाएगा। इंडिया जो है, इंडिया इज़ ए वॉस्ट कंट्री। ऑल मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ अर्थ, माउंटेन्स, प्लेटूज हो गए, प्लेन्स हो गए, डेजर्ट्स हो गए एंड आइलैंड्स हो गए, यहाँ पे मोस्टली मेजर लैंडफॉर्म जो है अर्थ की आपको मिल जाएगी इंडिया के अंदर। अच्छा, दूसरा पॉइंट है डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स है यहाँ पे। कुछ ऐसे हैं कि बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, वेरी हार्ड, जैसे कि मार्बल की तरह, और कुछ इतने ज़्यादा सॉफ्ट हैं कि आप उससे टेल्कम पाउडर भी बना सकते हो। समझ रहे मेरी बात? तो कुछ तो बहुत ज़्यादा हार्ड है और कुछ तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो इधर आ गया अपना कलर ऑफ सॉइल। अगर हम वन प्लेस टू अनदर प्लेस बात करें तो कलर ऑफ सॉइल बदल जाता है। कलर ऑफ सॉइल जो है चेंज होता है। आपने ब्लैक सॉइल सुना है, अलुवेल सॉइल सुना है, इज फॉर्म्ड फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स। बिकॉज कलर ऑफ सॉइल क्यों बदलता है? क्योंकि जो सॉइल है ना, सॉइल फॉर्मेशन जो होती है ना, सॉइल फॉर्मेशन वो रॉक से बनता है कि किस तरह की रॉक है। तो जिस तरह की रॉक होगी उस तरह की सॉइल की फॉर्मेशन होगी। ये आपने ध्यान रखना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है ये। अच्छा, उसके बाद आती है बात प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की। तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द अपर क्रस्ट ऑफ द अर्थ हैज़ बीन फॉर्म्ड आउट ऑफ 7 मेजर एंड सम माइनर प्लेट्स। तो ऐसा माना जाता है कि जो अपर प्लेट है ना, जो हमारी अर्थ क्रस्ट की जो अपर प्लेट है, ऊपर वाली प्लेट है, ठीक है ना, ऊपर वाली जो क्रस्ट है वो 7 मेजर और कुछ माइनर प्लेट से मिलकर बनी हुई है। समझ रहे हो? 7 मेजर और कुछ माइनर प्लेट से मिलकर बनी हुई है। तो कौन कौन सी, अगर मैं बताऊं आपको तो कौन कौन सी प्लेट्स हैं, तो चलो एक बार देख लेते हैं। तो देखो, एक तो ये यूरेशियन प्लेट है। ठीक है, देख रहे हो आप, यूरेशियन प्लेट होगी। ये अपनी होगी नॉर्थ पैसिफिक प्लेट। ठीक है, इधर हो गया अपना साउथ नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, सॉरी, इधर हो गया अपना साउथ अमेरिकन प्लेट। ठीक है, फिर अब आ गई अपनी अफ्रीकन प्लेट। ठीक है, और ये है हमारी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ठीक है, देख रहे हो, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। फिर यहाँ पे आ गया हमारा पैसिफिक प्लेट। ठीक है। अच्छा, इस इन प्लेट्स के ऊपर भी एक है यहाँ पे, जहाँ पे ऐसे एरोज बना रखे हैं ना, ये ऐसे, इनको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री। डिस्ट्रक्टिव है मतलब नुकसान देगी बहुत ज़्यादा। और जहाँ पे सिंपल लाइनिंग है उसे बोलते हैं हम कंस्ट्रक्टिव। वहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है, जैसे हिमालय फॉर्मेशन हो रही है, कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्ट बन रहा है या कुछ बन रहा है। ठीक है ना, मतलब लाइक कुछ पहाड़ जैसा कुछ बन रहा है, कंस्ट्रक्शन हो रही है वहाँ पे, कुछ ना कुछ फॉर्मेशन हो रही है, उसे बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव। ये अनसर्टेन प्लेट बाउंड्री है। और ये डायरेक्शन ऑफ प्लेट, अगर ये एरो लगा रखा है तो ये डायरेक्शन ऑफ प्लेट है कि कहाँ से कहाँ मूव कर रहे हो। ठीक है। तो देखो भाई, कौन कौन सी होगी? यूरेशियन, नॉर्थ अमेरिकन, साउथ अमेरिकन, अमेरिकन प्लेट और या यूरेशियन, ये साथ में ही आ गई इधर वाली अपोजिट टू यूरेशियन जो एक साथ जुड़ जाएगी। और ये होगी हमारी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अब बात करते हैं मूवमेंट्स ऑफ प्लेट्स। तो मूवमेंट, जब प्लेट की मूवमेंट होती है ना, देखो, जब प्लेट की मूवमेंट होगी तो रिजल्ट्स इन द बिल्डिंग ऑफ स्ट्रेसेस विद इन द प्लेट्स। तो इसमें स्ट्रेसेस डेवलप होने स्टार्ट हो जाएंगे प्लेट्स के अंदर। एंड द कॉन्टिनेंटल रॉक्स लीडिंग टू द, और उसके वजह से जो कॉन्टिनेंटल रॉक है, जो सबसे ऊपर वाली रॉक है, उसमें क्या क्या आ सकता है? फोल्डिंग एंड वोल्केनिक एक्टिविटीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो दोबारा से बता रहा हूँ मैं, मूवमेंट ऑफ प्लेट्स की वजह से फोल्डिंग एंड वोल्केनिक एक्टिविटीज होती है। तो कौन कौन सी मूवमेंट होती है? एक तो होती है, देखो, कन्वर्जेंट बाउंड्री। कन्वर्जेंट बाउंड्री क्या होती है? व्हेन प्लेट्स कम टुवर्ड्स ईच अदर, जब वो एक दूसरे की तरफ आ रही होती है। तो जब एक दूसरे की तरफ आ रही होती है तो वो आपस में टकराती हैं, तो उसे बोलते हैं कन्वर्जेंट बाउंड्री। फिर डाइवर्जेंट होता है, जब वो एक दूसरे से दूर जा रही होती है, अलग हो रही है, देखो डाइवर्जेंट, दूर जा रही है, उसे बोलते हैं डाइवर्जेंट। दूसरा था स्लाइड, जब कर रही है, व्हेन दे स्लाइड अंडर अनदर दे फॉर्म ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। तो वो ट्रांसफॉर्म बाउंड्री बनाती है। मैं एक बार आपको बुक में भी दिखा देता हूँ। तो ये देखो कन्वर्जेंट बाउंड्री, ये मेंटल है, देख रहे हो आप, ये मेंटल के ऊपर वाली प्लेट है। ठीक है, तो ये कॉन्टिनेंटल प्लेट होगी हमारी, तो ऊपर वाली प्लेट है। तो ये दोनों क्या हो रही है? ये कन्वर्जेंट बाउंड्री है, ये कन्वर्जेंट प्लेट, कन्वर्जेंट बाउंड्री, ये डाइवर्जेंट है, अलग हो रही है। और ये आपस में ट्रांसफॉर्म बाउंड्री बना रही है क्योंकि ये स्लाइड कर रही है। तो ये आपने इसका ध्यान रखना है। ओके। तो मोस्ट वोल्केनोज एंड अर्थक्वेक्स इन द वर्ल्ड आर लोकेटेड इन द प्लेट मार्जिन। देखो, जितने भी वोल्केनोज हैं और दो अर्थक्वेक्स हैं वो इन प्लेट बाउंड्री मार्जिन के बीच में ही आते हैं।
बट सम डू अक्कर विद इन द प्लेट, और कुछ तो प्लेट्स के बीच में भी होते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, जहाँ पे प्लेट मार्जिन है वहाँ पे वोल्केनोज और अर्थक्वेक्स आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। उसके बाद बात करें हम गोंडवाना लैंड की। गोंडवाना लैंड जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गोंडवाना लैंड जो है ओल्डेस्ट लैंड मास है, ठीक है। आज के टाइम में पेनिनसुलर पार्ट जो है वो गोंडवाना लैंड का पार्ट है, ठीक है। तो गोंडवाना लैंड के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूडेड है ये आपको याद रख लेना। इंडिया, जो गोंडवाना लैंड में क्या क्या इंक्लूड था, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और साउथ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया। तो याद कर लो, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका एंड अंटार्कटिका। सॉरी अंटार्कटिका है ये, मैं ऑस्ट्रेलिया बोल बैठा, 2 बार हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ठीक है, ध्यान रखना है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, कन्वेंशनल करंट स्प्लिट द क्रस्ट। जब कन्वेंशनल करंट आया तो उसने स्प्लिट द क्रस्ट इनटू नंबर ऑफ पीसीज लीडिंग टू ड्रिफ्ट ऑफ इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। कन्वेंशनल करंट ने जो क्रस्ट है उसको नंबर ऑफ पीसीज में तोड़ दिया और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है ड्रिफ्ट हो गई हमारी। आफ्टर दे बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड से सेपरेट होके नॉर्थ की तरफ चलने लगी, नॉर्थ की तरफ, ध्यान रखना, नॉर्थ की तरफ चलने लगी, ठीक है। उसके बाद नॉर्थवर्ड ड्रिफ्ट रिजल्टेड इन द कोलिजन ऑफ द प्लेट विद द लार्जर ड्यूरेशन प्लेट। अब अगर मैं बात करूं तो अभी मतलब पहले जो था ना, पहले जो है ये वाली सारी प्लेट इधर को मूव कर रही थी और ये यूरेशियन प्लेट है। तो जो ये वाली जो गोंडवाना लैंड से जो सेपरेट होकर इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट आ रही थी, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया वाली प्लेट ये आगे यूरेशियन प्लेट से, लार्जर प्लेट से टकराई, खुद से बड़ी वाली प्लेट से टकरा रही है, समझ रहे हो मेरी बात। तो जब टकराई यूरेशियन प्लेट से, मच लार्जर यूरेशियन प्लेट से जब वो टकराई, ड्यू टू दिस, इसकी वजह से क्या हुआ, सेडिमेंट्री रॉक्स अक्यूमुलेटेड इन द जियोसाइक्लाइन। जियोसाइक्लाइन क्या है कि मतलब ना इन दोनों के बीच में एक ना नदी थी, ऐसा मान लो कि इन दोनों के बीच में ना टेथीस सी था, ठीक है ना, टेथीस सी को बोलते हैं हम जियोसाइक्लाइन, ठीक है ना। यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे, तो जब ये वाली प्लेट इस वाली प्लेट से टकराई तो यहाँ पे इसमें रिवर में या जो भी सी था, टेथीस सी, इसमें सेडिमेंट्स गिर गए सारे के सारे, और सेडिमेंट्स जमा हो गए, और वो सेडिमेंट्स की वजह से आज हमारे पास क्या है, माउंटेन्स है, समझ रहे मेरी बात। और ये कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री है, माउंटेन्स की फॉर्मेशन है, कौन से, हिमालयस। इसीलिए अभी भी माना जाता है कि जो हिमालयस है ना, हिमालयस आर स्टिल यंग, वो अभी भी यंग है। क्यों बोलते हैं हम उसको अभी भी यंग, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अभी भी कहीं ना कहीं वहां पर टेथीस सी है जिसमें कि सेडिमेंट्स जा ही जा रहे हैं और हिमालयस की हाइट स्टिल ग्रो कर रही है और अभी भी आगे जा रही है। तो यहाँ पे उन्होंने टेथीस वर फोल्डेड टू फॉर्म द माउंटेन सिस्टम ऑफ वेस्टर्न एशिया एंड हिमालयस। तो पूरा का पूरा अगर वेस्टर्न एशिया और हिमालयस की बात करें तो ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स द नॉर्थ और टकराई किसके साथ, यूरेशियन प्लेट के साथ, जियोसाइक्लाइन जो कि टेथीस सी था बीच वाले पोर्शन में, वो उसमें जाकर सेडिमेंट जुड़ गया, सेडिमेंट से क्या बन गया आपका हिमालयस फॉर्मेशन होगी, ये आपने ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद आता है गोंडवाना लैंड। तो गोंडवाना लैंड तो मैंने आपको बता दिया, गोंडवाना लैंड ओल्डेस्ट लैंड मास है अभी के टाइम में। जो हमारा इंडिया का जो पेनिनसुलर पार्ट है, देखो पेनिनसुलर पार्ट कौन सा होता है इंडिया का, ये वाला पार्ट आपका पेनिनसुलर पार्ट है, ठीक है ना, ये वाला पार्ट जिसे ये वाला डेक्कन प्लेट हो गया, ये सारा पेनिनसुलर पार्ट बोलते हैं इंडिया का, ठीक है ना, ये सारा पेनिनसुलर पार्ट है। ये गोंडवाना लैंड मास का हिस्सा माना जाता है, ये समझे ना, गोंडवाना लैंड का, जो कि ओल्डेस्ट लैंड मास है। तो उसके बाद आते हैं हम लोग आगे चलते हैं। तो गोंडवाना लैंड सदर्न पार्ट ऑफ एंशियंट सुपर कॉन्टिनेंट जिसे बोलते हैं पेंजिया, ठीक है ना, ये सदर्न पार्ट था। गोंडवाना लैंड जो सदर्न पार्ट है एक सुपर कंटीजेंट पेंजिया का विद द अंगारा लैंड इन द नदर्न पार्ट। तो देखो आप ध्यान से देखो, तो ये देखो ये लोरेशिया है, ये पेंजिया जो है, पेंजिया 250 मिलियन ईयर से को पेंजिया आपको ऐसा दिखता था। देखो ये अभी अगर हम वर्ल्ड मैप देखो तो अभी आपको पता है कि वर्ल्ड में नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका अलग है, ठीक है ना, फिर ऑस्ट्रेलिया अलग हो गया, इंडिया का पोर्शन है, ठीक है, फिर इधर यूरोप आ गया। लेकिन पहले ही ऐसे था पेंजिया 250 मिलियन ईयर से को, फिर 200 मिलियन ईयर से को ये लोरेशिया बन गया, और ये देखो मैं बोल रहा हूँ गोंडवाना लैंड, इसकी बात हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो 70 मिलियन ईयर से को इंडिया कुछ ऐसा दिखता था, 50 मिलियन ईयर से को इंडिया कुछ ऐसा दिखता था, और आज के टाइम में इंडिया ऐसा दिख रहा है आपको, इधर यूरेशियन प्लेट है और इधर ये श्रीलंका हुआ है, ये आज के टाइम का इंडिया दिखा रखा है आपको, ठीक है ना, क्लियर। चलो आगे चलते हैं हम लोग, आगे चलते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि हिमालयस वगैरह की। तो हिमालयस जो है, हिमालयस कहाँ से बनी है, तो हिमालयस अपलिफ्ट फ्रॉम टेथीस सी, ये बात तो सही है कि भाई टेथीस सी से हिमालय की फॉर्मेशन हुई है, ठीक है, एंड नदर्न प्लेन्स फॉर्मेशन, और नदर्न प्लेन की फॉर्मेशन भी टेथीस सी हुई है। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि ये जो हिमालयस की फॉर्मेशन, जब हिमालयस है यहाँ पे, तो हिमालय से जो नदियाँ बहेंगी, नदियाँ क्या करेंगी, वो डिपॉजिट लेके जाएंगी, और डिपॉजिट अपने लोअर कोर्स में आते वक्त, जब वो लोअर कोर्स में आते हैं तो उनकी स्पीड स्लो हो जाती है, वहाँ पे वो प्लेन की फॉर्मेशन करता है, जिसमें हिमाचल अपना
यूपी बिहार आ जाता है, पंजाब आ जाता है, ठीक है ना, हरियाणा आता है, तो यहाँ पे प्लेन फॉर्मेशन होती है। और इस प्लेन की फॉर्मेशन में यहाँ पे पता है क्या होता है, यहाँ पे अलुवेल अलुवेल मिट्टी होती है, और अलुवेल मिट्टी बहुत ज़्यादा उपजाऊ है। इसीलिए आप देखो कि पंजाब, हिमाचल, अपना हरियाणा, बिहार, यूपी, यहाँ पे खेती बहुत अच्छी होती है ना, एग्रीकल्चर बहुत अच्छा होता है, बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ अलुवेल सोइल। और अलुवेल सोइल क्यों होता है, क्योंकि ऊपर से डिपॉजिट आते हैं, सेडिमेंट्स आ रहे हैं रिवर फ्लो की वजह से। और रिवर फ्लो क्या आता है, सब कुछ रिच सेडिमेंट्स लेके आती है, समझ रहे हो ना, जैसे कैल्शियम, पोटेशियम, सब कुछ, जो कि एक एक अच्छी सोइल को चाहिए। तो आगे चलते हैं हम लोग। तो मैंने बताया कि हिमालय जो है अपलिफ्ट हुए टेथीज सी से, और नदर्न प्लेन्स की फॉर्मेशन हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे पेनिनसुलर प्लेटू कंसिस्ट ऑफ वन ऑफ द एंशिएंट लैंडमास। अब आप ये तो आपको पता चल गया, मैंने बता चुका हूँ पहली बात, कि देखो कि जो पेनिनसुला वाला पार्ट है इंडिया का जो पेनिनसुला वाला पार्ट है वो सबसे पुराना गोंडवाना लैंड का पार्ट है भाई। अच्छा, ये पुराना है और ये नया है ना भाई, ये वाला पुराना है और ये वाला नया है, इसका मतलब ये वाला ज़्यादा स्टेबल है। यस, ये ज़्यादा स्टेबल है, और ये लेस स्टेबल है। यहाँ पे अर्थक्वेक वगैरह आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, देखो, पेनिनसुलर प्लेटू कंसिस्ट ऑफ द एंशिएंट लैंड मास ऑन द अर्थ सरफेस, ठीक है। और ये क्या है, ये मोर स्टेबल है। यहाँ पे मैंने बताया कि मोर स्टेबल। अच्छा, पेनिनसुलर प्लेटू में क्या पाया जाता है, पेनिनसुलर प्लेटू में इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स पाई जाती हैं, ठीक है ना, इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स, ये याद कर लो। मैं पॉज करके बोल रहा हूँ, ये याद कर लो, पेनिनसुलर प्लेटू में कौन से रॉक्स पाए जाते हैं, इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स, ठीक है ना, विद गेटिंग राइजिंग हिल्स एंड वाइड वैलीज। तो यहाँ पे आपको पता है कि जेंटली राइजिंग हिल्स हैं, सॉरी जेंटली राइजिंग, ये जेंटली लिखा है, जेंटली राइजिंग हिल्स हैं यहाँ पे, और वाइड चौड़ी चौड़ी वैलीज हैं यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हिमालय प्लस नॉर्दर्न प्लेन्स, हिमालय और नॉर्थ की प्लेन्स, नॉर्थ के प्लेन से मैंने आपको बता दिया, यूपी बिहार हो गया अपना सारा, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, ये मोस्ट रिसेंट लैंडफॉर्म बोलते हैं। और जो अभी भी बने लैंडफॉर्म वो लेस स्टेबल होते हैं। अगर लेस स्टेबल है तो वहाँ पे अर्थक्वेक आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं, समझ आ रही बात। अच्छा, हिमालयस में क्या है, हिमालयस में हाई पीक्स हैं, हिमालयस में डीप वैलीज है, हिमालयस से फास्ट फ्लोइंग रिवर्स आती है, मैंने अभी वो समझाया था। अच्छा, नदर प्लेन में क्या है, नदर प्लेन में अलुवियल डिपॉजिट है, और मैंने बोला था अलुवियल डिपॉजिट मोर फर्टाइल होता है, और जो जमीन, जो सोयल, जो जमीन ज़्यादा फर्टाइल है तो वहाँ पे पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा होगी। इसीलिए पुराने ज़माने के टाइम में भी नदी के किनारे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती थी। क्लियर हो की बात। अब हम चलते हैं मेजर फिजियोग्राफी डिविजन्स में। तो मेजर फिजियोग्राफी डिविजन से अगर बात करें तो हिमालय माउंटेन्स, नदर्न प्लेन्स, पेनिनसुलर प्लेटू, इंडियन डेजर्ट, वही अपना राजस्थान वाला, कोस्टल प्लेन्स, और आइलैंड आपको पता है, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, ठीक है। तो ये हमने सब कुछ पढ़ना है डिटेल में, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। पहले मैं आपको बुक में शो कर दूं कि ये द हिमालय माउंटेन्स का कौन सा पोर्शन है। तो मैं ये वाला पोर्शन पढ़ा रहा हूँ, देखो ये वाला पढ़ा दिया मैंने, अब द हिमालय माउंटेन्स के बारे में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। ये सारा कुछ इसमें कवर हो जाएगा, ठीक है, हिमालय माउंटेन्स। तो द हिमालय माउंटेन्स की बात करें तो इसकी जो रेंजेस है ना, ये वेस्ट से लेके ईस्ट डायरेक्शन में चलती है। तो देखो इधर ना, मतलब ये वेस्ट से ईस्ट तक जाती है, ये देखो ये वाला मतलब है इसका, वेस्ट से ईस्ट तक जाती है। उसके बाद फ्रॉम कहाँ से कहाँ है, तो इंदस टू ब्रह्मपुत्र है। तो आपको ये इंदस दिख रहा है, ये इंदस नदी दिख रही है भाई, ये इंदस नदी है, ध्यान से देख लो। और इधर अपना ब्रह्मपुत्र आ गया, तो यहाँ तक है, मोस्टली ऐसा माना जाता है, ठीक है ना, यहाँ तक। तो वैसे आगे वाला पोर्शन में भी है, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है 9th वाले में, तो वो वाली बात, वो 11th वाले में कवर कर दूंगा मैं। हिमालयस रिप्रेजेंट द लोफ्टिएस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट रग्ड माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड। लोफ्टियस और रगड़, आबड़ खबड़ की जगह है ये, माना जाता है इसको, ठीक है ना। रगड़ माउंटेन है पूरे वर्ल्ड का, वर्ल्ड में वन ऑफ द मोस्ट रगड़ माउंटेन इन द वर्ल्ड। ये एक आर्क बनाता है, ठीक है ना, इट फॉर्म्स एन आर्क। अगर आप अभी भी देखो तो ये आर्क बना रहा है, देख रहे हो आप, आर्क, ये आर्क बना रहा है। तो जो आर्क है, आर्क कवर डिस्टेंस है 2400 किलोमीटर, लगभग आर्क का जो डिस्टेंस है वो 2400 किलोमीटर है, देख रहे हो आप। अच्छा, इसकी जो विड्थ है कश्मीर के अंदर है वो है 400 किलोमीटर, 400 किलोमीटर विड्थ कश्मीर में। और अगर मैं आप इधर आ जाए अपना क्या कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश की तरफ, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की तरफ जो है इसकी विड्थ है 150 किलोमीटर, ठीक है ना। तो मतलब कहने का मतलब है कि इधर ये चौड़ा है, इधर ये थोड़ा पतला हो जाता है यहाँ पे आके, समझ रहे हो, इधर चौड़ा है इधर पतला है। तो इधर 400 किलोमीटर है जम्मू कश्मीर की तरफ से, और इधर आके हमारा ये पतला हो जाता है। ये सिर्फ 150 किलोमीटर इसकी विड्थ रह जाती है। लंबाई की बात नहीं की, लंबाई मैंने आपको बताया, तो कवर का डिस्टेंस है 2400 किलोमीटर, 2400 2500 या 11th में थोड़ा 2500 तक आ जाता है, तो ये कोई बात नहीं ना चलता है, तो आपने सिर्फ इतने याद रखना है। इसके बाद अगर हम बात करें तो ऑल्टीट्यूड आर ग्रेटर इन ईस्टर्न हाफ। हाँ, लेकिन ईस्टर्न हाफ में जो माउंटेन्स हैं उनकी हाइट का जो ऑल्टीट्यूड है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू इधर वाले।
तो मतलब इधर मतलब कहने का मतलब इधर अपना माउंट एवरेस्ट आ जाता है। तो माउंट एवरेस्ट जो है वो K2, ये K2 है ना, ये K2 से बड़ा है माउंट एवरेस्ट, ठीक है। तो ईस्टर्न साइड में इनकी जो ऑल्टीट्यूड की हाइट्स हैं वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू वेस्टर्न वाला। तो अगर मैं बताऊं कि माउंट एवरेस्ट जो है ये वर्ल्ड्स का हाईएस्ट है, माउंट एवरेस्ट माउंटेन है, तो इसकी जो ऑल्टीट्यूड है, इसकी जो हाइट है वो है 8848 मीटर। और ये नेपाल में आता है बेसिकली, नेपाल और चाइना आप कह सकते हो, ठीक है ना, नेपाल चाइना जो भी है थोड़ा बहुत दोनों में। तो ये याद रखना है, इंडिया में नहीं आता माउंट एवरेस्ट, ये ध्यान में रखना है आपने। तो K2 जो है वो गॉडविन ऑस्टिन है। देखो माउंट एवरेस्ट तो मैंने दिखाई दिया आपको, ये रहा माउंट एवरेस्ट, ये रहा कंचनजंगा, और ये रहा नामचा बरवा, और ये रहा K2, ठीक है ना। तो ये ध्यान में रखना है आपने, ठीक है ना, ये सभी चीज़ें K2 ये रहा, माउंट एवरेस्ट ये रहा, कंचनजंगा ये रहा, ये ध्यान में रखो भाई, ध्यान में। तो भाई ये ध्यान में रखना है। तो K2 जो गॉडविन ऑस्टिन है ये सेकंड वर्ल्ड हाईएस्ट माउंटेन है, और ये इसकी हाइट है 8611 मीटर, और ये आता है काराकोरम रेंजेस में जो कि पाकिस्तान में है। तो ये फिर से इंडिया में नहीं आता। कंचनजंगा जो है वो थर्ड हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड है, और ये इसकी हाइट है 8586 मीटर, और ये इंडिया में आता है, और इंडिया में ये हाईएस्ट है, ये भी ध्यान रखना है आपने। उसके बाद आता है नंगा पर्वत दिखाया मैंने आपको, और नमचा पर्वत। तो नंगा पर्वत आया 8126 मीटर, ये पाकिस्तान। नमचा पर्वत 7756 मीटर, ये तिब्बत। ये लिख लो भाई, ये ढूंढोगे सर्च मारोगे उससे अच्छा यहीं पे लिख लो, सिंपल सी बात है। नोट्स बना लो आराम से, ये नोट्स ही हैं एनसीईआरटी के, इसलिए बना लो। आगे चलते हैं। हिमालय कंसिस्ट ऑफ 3 पैरेलल रेंजेस आती है हिमालय में। अगर मैं लॉन्गिट्यूडनली बात करूं तो लॉन्गिट्यूडनली का मतलब क्या होता है, देखो लॉन्गिट्यूडनली का मतलब क्या है। लॉन्गिट्यूडनली का मतलब है कि ये यहाँ से यहाँ, मतलब नॉर्थ टू साउथ अगर मैं बात करूँ तो इसके 3 पैरेलल रेंजेस हैं। तो 3 पैरेलल रेंजेस कौन कौन सी है। तो पहला जो नॉर्थ मोस्ट में सबसे ऊपर है वो है ग्रेटर हिमालयस, या फिर इसको बोलते हैं इनर हिमालयस, या फिर इसको बोल देते हैं हम हिमाद्री, जो मर्जी बोल लो, ठीक है। ग्रेटर हिमालयस, इनर हिमालयस, हिमाद्री, याद कर लो, दोबारा बता रहा हूँ मैं, ग्रेटर हिमालयस, इनर हिमालयस, हिमाद्री। अच्छा, इसके अंदर क्या क्या है। कंसिस्ट ऑफ ए लॉफ्टिएस्ट पीक्स, एवरेज हाइट है 600 मीटर की, 6000 मीटर की। और जो इसका कोर है ना, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि कोर जो है ना वो ग्रेनाइट से बना हुआ है। किसका, इनर हिमालयस, हिमाद्री और ग्रेटर हिमालयस। तो पहला पॉइंट है। तो मैंने याद करने के लिए नॉर्थ साउथ से ऐसे करके मैंने लिख दिया यहाँ पे ग्रेटर हिमालयस, इनर हिमालयस और हिमाद्री, एक ही चीज़ को बोला जाता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर मैं नॉर्थ थोड़ा साउथ को आऊँ तो ये देखो ग्रेटर हिमालय लिखा भी हुआ है, ग्रेटर हिमालयस, ठीक है, ग्रेटर हिमालयस, ये ध्यान में रखना है आपने, ठीक है। अगर मैं थोड़ा सा नीचे आओ साउथ की तरफ को तो मुझे मिलेगा लेसर हिमालयस, साउथ ऑफ हिमाद्री। हिमाद्री मतलब फिर से देखो कंफ्यूज कर रहा है, साउथ ऑफ हिमाद्री। ग्रेटर हिमालयस के साउथ में आओ तो फॉर्म द मोस्ट रग्ड माउंटेन, यहाँ पे लॉफ्टियस्ट पीक्स थी। तो रग्ड माउंटेन कौन सा है, ये आता है हिमाचल और लेसर हिमालयस बोलते हैं इसको, ठीक है, हिमाचल और लेसर हिमालयस। तो ये इनर हिमालयस हैं, गलती से मैंने बोल दिया होगा लेसर, ये इनर हिमालयस है और ये लेसर हिमालयस है, हिमाचल और लेसर हिमालयस। तो इसके अंदर क्या आता है, कंपोज्ड ऑफ हाईली कंप्रेस्ड एंड ऑल्टर्ड रॉक्स। इसके अंदर ज्यादातर रॉक्स जो है वो बहुत ज्यादा कंप्रेस है, ये आपको बाद में पता चलेगा, और ऑल्टर्ड रॉक्स है। इसकी जो हाइट है वो 3700 मीटर से 4500 मीटर तक है, जबकि इसकी हाइट है 6000 मीटर। एवरेज हाइट की बात कर रहे हैं, आई नो कि माउंट एवरेस्ट वगैरह जो भी है। विड्थ जो है वो इसकी 50 मीटर विड्थ इसमें बता नहीं रखी, पीछे बताया था, ठीक है। अच्छा, इसमें कौन कौन सी रेंज आती है, इसमें बहुत सारी रेंजेस आती हैं, ध्यान रखो। 11वीं में जाओगे पढ़ोगे तो और भी ज़्यादा रेंजेस आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो अभी आपके सिलेबस में इतना है, पीर पंजाल हो गया, ढोलाढार हो गया, महाभारत हो गया, ये सारी इंपॉर्टेंट रेंजेस है। लेकिन अगर मैं पीर पंजाल की बात करूँ तो पीर पंजाल जो है ना ये लार्जेस्ट रेंज है इस वाले का, ठीक है ना, इस वाले का। इसमें इंपॉर्टेंट वैलीज है जैसे कश्मीर वैली, कांगड़ा वैली, कुल्लू वैली, ठीक है ना। और ये जो जगह है ये फेमस, ये जो रेंज है ये फेमस फॉर देयर हिल स्टेशंस, शिमला वगैरह, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा फेमस है फॉर देयर हिल स्टेशन, ये ध्यान में रखना है आपने। उसके बाद जो सबसे लास्ट में आता है, सदर मोस्ट में आ जाता है, देखो मैंने बोला था ना, याद करने का तरीका, ग्रेटर हिमालयस, हिमाद्री, इनर हिमालयस, लेसर हिमालयस, या फिर हिमाचल, या फिर शिवालिक्स, नॉर्थ टू साउथ, लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन, ध्यान में रखना है लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन, बार बार बोल रहा हूँ, याद कर लो, याद करके ही निकलना है यहाँ से। आउटर मोस्ट रेंज की अगर बात करूँ तो शिवालिक्स आ जाता है। शिवालिक्स जो है आउटर मोस्ट रेंज है, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, ये रहा शिवालिक, ये रहा ग्रेटर हिमालयस, ठीक है ना। तो आउटर मोस्ट में आता है हमारा शिवालिक। तो शिवालिक की अगर मैं बात करूँ तो शिवालिक की जो विड्थ है बहुत कम विड्थ है, चौड़ाई देखो 10 से 15 किलोमीटर है, ठीक है ना, और लंबाई है 900 मीटर से, मतलब लेंथ जो है 900 मीटर से 1100 मीटर तक, ये हाइट है, सॉरी ये हाइट होगी इसकी, ये ऑल्टीट्यूड होगी इसकी, ठीक है। अच्छा, मेनली कंपोज्ड ऑफ कंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स ब्रॉट डाउन बाय रिवर्स फ्रॉम द मेन हिमालयस रेंजेस
फ्रॉम द नॉर्थ। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये शिवालिक है, तो यहाँ पे जो ग्लेशियर्स हैं, ग्लेशियर से नदियां बहती है, तो यहाँ पे वो सब लेके आते हैं सेडिमेंट्स वगैरह शिवालिक वाले रीजन में, ठीक है, शिवालिक वाले रीजन में। तो ये बेसिकली कंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स होते हैं, इसके यहाँ पे जमा होते हैं। वैलीज आर कवर्ड विद ग्रेवल, देखा, ग्रेवल्स वगैरह से, पत्थर पत्थर से, अलुवियम से जमा होता है यहाँ पे अंदर वैलीज के अंदर। अच्छा, जब लॉन्गिट्यूडनल वैली लाइंग बिटवीन लेसर हिमालयस एंड शिवालिक, अब ध्यान सुनो, वैलीज वैलीज अगर लेसर हिमालयस और शिवालिक के अंदर आ रही है तो उनको बोलते हैं हम दून्स। क्या बोलते हैं? दून्स। लॉन्गिट्यूडनल होनी चाहिए, लेकिन वो लॉन्गिट्यूडनल वैलीज लाइंग बिटवीन लेसर हिमालयस एंड शिवालिक आर नोन एज दून, ठीक है, ये ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे कि देहरादून, कोटली दून, पाटली दून, ये सभी इसके एग्जाम्पल है हमारे, ठीक है ना, तो ये ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं हम लोग। अच्छा, उसके बाद हिमालयस की डिवीजन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट भी तो करेंगे, मतलब ये इधर वेस्ट हो गया, इधर से ईस्ट, वेस्ट से ईस्ट भी जाएंगे, तो वो नदियों से डिवाइड कर रखा है इसको। यहाँ से इंदस है, फिर काली है, फिर तीस्ता है, फिर ब्रह्मपुत्र है। तो ये अभी हम देखते हैं क्या हो रहा है। ध्यान से देखो, मैंने ये बहुत ही छोटा सा निचोड़ दिया है आपको। अगर हम बुक में देखें तो बुक में कैसे है, देखो जरा ध्यान से। अगर मैं बुक में दिखाऊँ आपको लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन, तो वेस्ट टू ईस्ट, ये देखो कंफ्यूजिंग सा है, आप इसको पढ़ोगे तो आपको लिखना ही पड़ेगा, मतलब विदाउट लिखे आप नई बार पढ़ोगे तो आपको फिर से रीड करना पड़ेगा, इसलिए इसको लिख लो और याद हो जाएगा। तो हिमालयस डिवीजन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट कैसे है, देखो, इंदस और सतलुज के बीच में अगर जो हिमालय आएगा, इंदस और सतलुज के बीच में, उसे बोलते हैं पंजाब हिमालयस। क्या बोलते हैं? पंजाब हिमालयस। ये ध्यान में रखना है आपने, इंदस और सतलुज के बीच में आएगा तो वो पंजाब हिमालयस है। और अगर लोकल नाम से जाने तो इसे बोलते हैं कश्मीर हिमालय या हिमाचल हिमालय बोल देते हैं, ठीक है ना। अगर सतलुज और काली के बीच में आ रहा है, एक तो इस डॉग को पता नहीं क्या हुआ यार, सतलुज और काली के बीच में जो आ रहे हैं तो उससे बोलते हैं हम कुमाऊं हिमालयस, ठीक है। और काली और तीस्ता के बीच में आएगा तो नेपाल हिमालयस, तीस्ता और दिहांग तो आसाम हिमालय। देखो कितना शॉर्ट में मैंने, कितना ईज में मैंने बता दिया आपको। इंदस सतलुज पंजाब हिमालय, ये सब एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एवरग्रीन वगैरह हर जगह दिया होता है, लेकिन हम बस लिखते नहीं है, तो आपको बस लिखना है, ठीक है। इंदस सतलुज पंजाब हिमालय, सतलुज काली कुमाऊं हिमालय, काली तीस्ता नेपाल हिमालय, तीस्ता और दिहांग आसाम हिमालय, ठीक है। अच्छा, अब ब्रह्मपुत्रा क्या मार्क्स द ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ द हिमालय, तो बिल्कुल मैंने बोला था ना कि ईस्ट में जाते जाते ब्रह्मपुत्रा जो है ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री आती है हिमालय की। अब बियॉन्ड दिहांग द हिमालय बेंड शार्पली टू द साउथ एंड स्प्रेड अलॉन्ग द ईस्टर्न बाउंड्रीज ऑफ इंडिया। हाँ, अब मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मैं इधर आ गया ना ब्रह्मपुत्रा से, तो इधर जो शार्पली बेंड होता है यहाँ पे, इस साइड पे, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है अपने ईस्ट की तरफ को। तो दे आर नोन एज, क्या बोलते हैं उनको हम, पूर्वांचल और ईस्टर्न हिल्स। क्या बोलते हैं उनको? पूर्वांचल और ईस्टर्न हिल्स। तो दोबारा बता रहा हूँ कि दिहांग के आगे अगर हम जाएं तो वो एकदम से शार्पली बेंड होते हैं साउथ की तरफ को, और वहाँ पे उनको बोलते हैं पूर्वांचल। पूर्वांचल में कुछ या ईस्टर्न हिल्स में कुछ हिल्स हैं, जैसे कि पतकाई हिल्स, आप जाके सर्च मार सकते हो, गूगल अर्थ डाउनलोड कर लो या कोई भी मैप जिस पे आप सर्च मार सकते हो। पटकाई हिल्स, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स और मिजो हिल्स आ गए, ये सभी हिल्स वहाँ पे हैं। अच्छा, हिल्स रनिंग थ्रू नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, जो नॉर्थ और ईस्ट वही जो 7 सिस्टर्स हैं, एंड कंपोज्ड ऑफ स्ट्रॉन्ग सैंडस्टोन, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सैंडस्टोन्स मिलते हैं, विच आर सेडिमेंट्री रॉक्स कवर्ड विद डेंस फॉरेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान में रखना है आपने, सेडिमेंट्री रॉक्स, और आपको पता ही है नॉर्थ ईस्ट में क्या है, डेंस फॉरेस्ट, जंगल ही जंगल, ठीक है। तो पूर्वांचल, ईस्टर्न हिमालयस, पंजाब हिमालयस, कुमाऊं हिमालयस, नेपाल हिमालयस और असम हिमालयस। तो आगे चलते हैं हम, अगला टॉपिक है हमारा नर्दर्न प्लेन, ठीक है। तो नर्दर्न प्लेन की अगर बात करूँ, ये हिमालयस वाला टॉपिक हमारा खत्म हो गया है। तो ये है मेरा नर्दर्न प्लेन, ये दिखा रखा है नर्दर्न प्लेन। फिर आप इसको रीड कर लो एक बार, और यहाँ से नोट्स बना लो, ठीक है, या यहाँ से समझ लो और एक बार में रीड कर लेना सारा। नर्दर्न प्लेन्स की बात करें तो नर्दर्न प्लेन्स बेसिकली 3 मेजर रिवर से मिलके बना है, इंदस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा, और उनकी ट्रिब्यूटरीज, यस उनकी ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, आपको पता है कि भैया अलुवियल सॉइल जमा होता है नॉर्थ प्लेन में, जो कि बहुत फर्टाइल है। तो अगर फर्टाइल है तो वहाँ खेती होगी, और खेती कौन करेंगे? लोग। तो वहाँ पे वो डेंसली पॉपुलेटेड भी होगी। अच्छा, डेंसली पॉपुलेटेड तो है ही है, लेकिन यहाँ पे नर्दर्न प्लेन्स में एक और खास बात है, क्लाइमेट कंडीशन फेवरेबल होती है। क्लाइमेट कंडीशन फेवरेबल किसके लिए चाहिए? अच्छे एग्रीकल्चर के लिए, वेरी गुड एग्रीकल्चर के लिए। तो दोनों चीजें इंपॉर्टेंट हो गई। अच्छा, यहाँ पे क्या प्लेन, देखो ये हिमालयस है, हिमालय से नदियां बह के आई, नदियों ने क्या किया, यहाँ प्लेन्स बना दिया। हिमालयस है, हिमालय से ग्लेशियर से नदियां बही, नदियों ने यहाँ प्लेन बना दिया, सेडिमेंट से लेकर प्लेन बन गए। फुट हिल्स ऑफ हिमालयस, हिमालयस के फुट हिल्स पे अलुवियम डिपॉजिट होता है, मिलियन ईयर्स लगते हैं ऐसे इसको होने में। ऐसा नहीं है कि 1-2 साल में हम भी जाके एल्यूमिनियम जमा कर दे कहीं पे, नहीं। तो ध्यान में रखना है आपने। अच्छा, ज़्यादा इसका एरिया कितना है? लगभग 7 लाख किलोमीटर स्क्वायर है।
2400 किलोमीटर लंबी हो सकती है ये है मतलब, और 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा है ये प्लेन बेसिकली। रिवर कमिंग फ्रॉम नदर माउंटेन, मैंने बताया ना ऊपर से नदियाँ आ रही है, डिपोजिशनल वर्क करती है, वही डिपोजिट मतलब सेडिमेंट्स लेके आती हैं, ठीक है ना, और वो यहाँ आके लोअर कोर्स में आके जमा करती है। आप देखो इन लोअर कोर्स में क्या होता है ना, लोअर कोर्स में जो रिवर की जो स्पीड है वो बहुत स्लो हो जाती है, ठीक है। अगर रिवर की स्पीड स्लो होगी ना तो वहां पे वो सेडिमेंट्स वगैरह जमा करना स्टार्ट कर देगी। ड्यू टू जेंटल स्लोप वेलोसिटी डिक्रीजेस, ये डिक्रीज का सिंबल है, ये ध्यान रखना है, वेलोसिटी डिक्रीजेस विच रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ रिवराइन आइलैंड। बिल्कुल, अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है रिवराइन आइलैंड, जैसे कि रिवराइन आइलैंड बनाती है, अभी आगे चलते हैं आपको पता चल जाएगा रिवराइन आइलैंड बनाती है, ठीक है। तो जैसे कि एग्जाम्पल में सबसे अच्छा एग्जाम्पल में पता है क्या है, सबसे अच्छा एग्जाम्पल में मोजुली, ठीक है, मजुली आइलैंड, ठीक है। मजुली इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर, ठीक है ना। तो ये तो भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा, कि मजुली इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड है ब्रह्मपुत्र रिवर का। तो ऐसे ही ये रिवराइन आइलैंड बनाती है। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है रिवर्स इन लोअर कोर्स, ये जैसे ये रिवर आ रही है तो लोअर कोर्स में आते आते वो स्प्लिट होना स्टार्ट हो जाती है, डिस्ट्रीब्यूटरीज बनाती है। तो पहले वो कंबाइन हो रही है तो वो ट्रिब्यूटरीज होगी, और डिस्ट्रीब्यूटरी क्या होती है कि रिवर से अलग होना, तो उसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज, रिवर से दूर भाग रही है। रिवर जो है आपकी डिवाइड होना स्टार्ट हो गई है। तो मोजोली के बारे में याद रखना है कि भैया ये ब्रह्मपुत्र नदी की जो है लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड है, ठीक है। नदर्न प्लेन जो है 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है। अगर हम नदर्न प्लेन की बात करें बच्चे तो 3 सेक्शन में डिवाइडेड है नदर्न प्लेन। तो पहला वेस्टर्न पार्ट को बोलते हैं पंजाब प्लेन, आपको पता है पंजाब प्लेन, ठीक है, फॉर्म्ड बाय इंदस रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरी। पंजाब प्लेन को इंदस रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरी से बनाया है। और पंजाब प्लेन का जो बड़ा वाला पार्ट है वो पाकिस्तान के अंदर है, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। नहीं पता तो यहाँ से प्लीज राइट इट डाउन। अगर हम इंदस ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो अभी तो बताया मैंने कि भाई इंदस रिवर ने बनाया और उसकी ट्रिब्यूटरीज ने बनाया, किसको, वेस्टर्न पार्ट को। वेस्टर्न पार्ट क्या है, पंजाब प्लेन से। अच्छा, तो इंदस की ट्रिब्यूटरीज के नाम भी याद कर लो, झीलम, चेनाब, रवि, ब्यास, सतलुज, ठीक है। झीलम, चेनाब, रवि, ब्यास, सतलुज याद करना है। झीलम, चेनाब, रवि, ब्यास, सतलुज याद करके ही चलो भाई, झीलम, चेनाब, रवि, ब्यास, सतलुज, ठीक है, झीलम, ओके। प्लेन इज, अच्छा प्लेन्स में ना, प्लेन्स में दोआब्स बनते हैं। दोआब क्या होता है, दो का मतलब होता है दो का मतलब होता है टू, और आब का मतलब होता है वाटर। दोआब मतलब दो का मतलब टू, आब का मतलब होता है वाटर। जैसे एग्जांपल पंजाब, पन मतलब 5 और आब मतलब वाटर, मतलब पंजाब इज ए लैंड ऑफ 5 रिवर्स, ऐसे बोलते हैं, पंजाब इज ए लैंड ऑफ 5 रिवर्स, ठीक है। तो आप देखते हैं आगे, अभी बताऊंगा कौन कौन सी नदियाँ हैं। तो बेसिकली गंगा प्लेन जो है, गंगा प्लेन की अगर हम बात करें तो बिटवीन घग्गर रिवर एंड तीस्ता रिवर आती है। देखो पहला तो हो गया भैया ये पंजाब प्लेन, दूसरा हो गया गंगा प्लेन। गंगा का प्लेन आता है घग्गर रिवर और तीस्ता रिवर के बीच में, ठीक है। और स्प्रेड ओवर कहाँ कहाँ फैला हुआ है, ये अगला टॉपिक दोबारा बता रहा हूँ। नॉर्थ इंडिया, लगभग नॉर्थ इंडिया और हरियाणा, यूपी, बिहार और दिल्ली, और कुछ पार्ट झारखंड का और वेस्ट बंगाल का, कुछ पार्ट, ठीक है ना, ध्यान में रखना। ये गंगा प्लेन के बारे में हो गया। अच्छा, नॉर्दर्न प्लेन्स है ना, लोग कहते हैं कि जो पहाड़ पे स्टीप है, अरे पहाड़ की जो स्टीपनेस है वो बहुत ज़्यादा है, स्लोप बहुत ज़्यादा है उसका। नॉर्दर्न प्लेन्स कहते हैं कि तो फ्लैट है, हाँ मतलब नॉर्थ में रहने वाले लोग तो बोलेंगे कि फ्लैट है, लेकिन वो एक्चुअली में पूरा फ्लैट नहीं है, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू द वेरिएशन ऑफ रिलीफ, अगर मैं रिलीफ की बात करूँ ना, तो जो नॉर्दर्न प्लेन, एनपी मतलब नॉर्दर्न प्लेन कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 रीजन। देखो रिलीफ के हिसाब से, मतलब जेंटल स्लोप है उनका, रिलीफ के हिसाब से भी उनको 4 रीजन में डिवाइड कर सकते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स को, ठीक है। तो वो कौन कौन से हैं भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, कौन कौन से हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। तो रिवर्स डिसेंडिंग फ्रॉम माउंटेन्स क्या करती है, रिवर्स जो माउंटेन से आती है ना, तो आपको पता है पेबल्स वगैरह जमा होता है इन अ नैरो बेल्ट ऑफ लगभग 8 से 16 किलोमीटर तक। जब वो माउंटेन से आए तो वो 8 से 16 किलोमीटर पेबल जमा कर रही है ऐसे रीजन को जो कि लाइन पैरेलल टू द शिवालिक। मतलब अगर मैं बात करूं शिवालिक के पैरेलल में ये प्लेन है, और यहाँ पे पेबल 8 से लगभग पैरेलल में, मतलब ऐसे यहाँ पे इस वाले पोर्शन में, मतलब वहां पे नहीं जहाँ पे मैंने मार्क किया है, 8 to 16 किलोमीटर तक जो है वो पैरेलल टू द शिवालिक पेबल जमा करती है, और इस रीजन को बोलते हैं भाबर। क्या बोलते हैं, भाबर, ध्यान रखना है भाई, ठीक है ना। तो नॉर्दर्न प्लेन की डिवीजन है 4 रीजन में डिवाइड किया नॉर्दर्न प्लेन को। तो पहला हो गया भाबर जो कि पैरेलल टू द शिवालिक है और पेबल्स जमा होते हैं वहां पे, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग, ओके। आगे क्या है हमारा, अच्छा अब क्या हो रहा है कि ना जो भाबर रीजन है, ठीक है ना, भाबर रीजन में जितनी भी स्ट्रीम्स है वो डिसअपेयर हो जाती हैं क्योंकि उसके अंदर घुस जाती होंगी, ठीक है, पेबल्स के बीच में। अच्छा
भाबर के साउथ में अगर मैं आऊँ, साउथ में आऊँ, स्ट्रीम्स एंड रिवर री एमर्ज, वापिस आती हैं। मतलब इस रीजन को क्या बोलते हैं, इस रीजन को बोलते हैं तराई रीजन। क्या बोलते हैं, तराई रीजन। देखो भाबर में नदियां गायब होगी क्योंकि वो पत्थरों के बीच से आ रही है, बीच में से आ रही है, और जैसे ही वो थोड़ा और शिवालिक के आगे, भाबर भाबर के आगे आई, वैसे ही रीमर्ज होगी, वापस आ गई, एंड क्रिएट ए वेट स्मैशी और मार्शी रीजन। मार्शी रीजन, वेट स्मैशी रीजन होता है दलदली इलाका, दलदल से भरा हुआ इलाका बनाती है। और यहाँ पे, यहाँ की खास बात है, यहाँ पे थिकली फॉरेस्ट होता है, थिक फॉरेस्ट, बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट। और वाइल्ड, अगर फॉरेस्ट होगा तो वैसे बात वाइल्ड लाइफ तो होना ही होना है। तो ऐसे रीजन को हम बोलते हैं तराई रीजन। तो मोस्टली कौन सा पार्ट होता है, यहाँ पे पंजाब, यूपी और उत्तराखंड का पार्ट को हम तराई रीजन बोल सकते हैं, ठीक है ना, ध्यान में रखना है। थोड़ा बहुत इधर उधर का पार्ट भी होगा, लेकिन मोस्टली ये पार्ट है, ध्यान में रखना है आपने, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट है, तराई बेल्ट में एक, तराई बेल्ट में एक पार्क है जिसको बोलते हैं दुधवा नेशनल पार्क। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला, तभी यहाँ पे 3 स्टार लगा रखे मैंने, इन तराई बेल्ट, और ये यूपी के अंदर पड़ता है भाई, दुधवा नेशनल पार्क। तो नेशनल पार्क पे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, ध्यान में रखना है। अच्छा, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ नदम प्लेन, आपको पता ही है, अलुवियम डिपॉजिट होता है वहाँ पे, ठीक है। तो भैया पहले हो गया भाबर, दूसरा हो गया तराई, भाबर तराई, याद कर लो, सॉरी भाबर तराई। आगे आते हैं भांगर पे। अब भांगर क्या है ना, ये पुरानी अलुवियम है, अलॉन्ग देयर बेड्स फ्लोइंग टेरेसिस हायर देन द फ्लड प्लेन। फ्लड प्लेन क्या होता है, जैसे कि अब बाढ़ आ रही, बाढ़ आ रही, बाढ़ यहाँ आ रही है, बाढ़ आ रही, तो यहाँ पे हाइट होती है जो मट्टी से ऐसे बहती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये वाली जो है, ये ऑर्डर वाली होती है, पीछे वाला एरिया, पीछे वाला एरिया जो कि यहाँ बाढ़ वाले एरिया से ऊंचा होता है, उसको बोलते हैं भांगर प्लेन, ठीक है। ये डार्क होता है कलर में, और इसमें ह्यूमस कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, जब ये बना होगा, भांगर जब बना होगा तो कैसे बना होगा, ये भी मिट्टी, नदी बहा बहा के लाई है, मिट्टी है, सेडिमेंट्स है, सब कुछ है जो एक सॉइल को चाहिए, तो बस इसलिए प्रोडक्टिव भी हो गया, ठीक है। दिस सॉइल इज क्लेई इन कंपोजिशन, क्लेई कंपोजिशन की होती है। और याद रखना, हैज अ लाइम मॉड्यूलस कॉल्ड कंकर, इसमें कंकर पाए जाते हैं बेसिकली, ठीक है ना, ध्यान रखना, लाइम मॉड्यूलस होता है और इससे बोलते हैं कंकर। और ये कहाँ पाया जाता है, भांगर जो है, भांगर ये दुआब में पाया जाता है, दुआब में। और अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसमें फॉसिल के रिमेन्स भी हो सकते हैं, और वो भी हो सकते हैं उन एनिमल्स और उन प्लांट्स के जो कि शायद एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, जो खत्म हो चुके हैं। तो भांगर की इंपॉर्टेंस बढ़ गई यहाँ पे, गवर्नमेंट एग्जाम के लिए भांगर की इंपॉर्टेंस बढ़ गई, क्योंकि यहाँ पे फॉसिल की बात हो रही है, फॉसिल के रिमेन्स पाए जा सकते हैं भांगर में। तो पहला हो गया भाबर, तराई, भांगर पुरानी, अलुवियल, प्रोडक्टिव, फॉसिल, दुआब, ठीक है। अब आते हैं खादर पे। तो खादर जो है, खादर में नई अलुवियम होता है, खादर की अगर मैं बात करूँ तो न्यूअर अलुमिनियम होता है, एंड फॉर्म्स द फ्लड प्लेन्स अलोंग द रिवर बैंक्स। मतलब जो पुरानी वाली ये होगी, और नई वाली नदी जो बहा के अभी भी लेके आ रही है, वो न्यू अलुमिनियम है, उसे बोलते हैं खद्दर, रिवर बैंक्स में। लाइट इन कलर, कलर जो है वो हल्का होता है। अब देखो ये डार्क है क्योंकि ये पीछे बन रही है, मतलब पुरानी वाली, और ये अभी भी बनी तो लाइट इन कलर हो गया। सैंडी इन टेक्सचर, सैंड ज़्यादातर सैंड होता है, और मोर पोरस, ज़्यादा पोरस होता है, ठीक है, ज़्यादा होल्स होते हैं, ज़्यादा पेनिट्रेट हो सकता है वाटर उसके अंदर, ठीक है ना। और ये नियर रिवर बेड्स के पास होती है, ठीक है। और न्यू लेयर ऑफ अलुवियम इज डिपोजिट बाय रिवर फ्लड। तो रिवर जब बाढ़ आती है ना, तो एक नई अलुवियम की मिट्टी की लेयर डिपॉजिट होती है, ठीक है ना। हर साल आपको देखो बिहार वगैरह में तो देखो बाढ़ आती रहती है, तो हर साल डिपॉजिट होता है। दिस मेक्स देम मोस्ट फर्टाइल। और अगर नई नई लेयर आ रही है तो नई नई सब कुछ आ रहा होगा, कैल्शियम, पोटेशियम, सब कुछ। तो सॉइल्स ऑफ गैंजेस एग्जाम्पल, तो पंजाब हरियाणा प्लेन, ये ध्याई बोलते हैं इसको हम। पंजाब में ये खद्दर को हम बैटलैंड्स या बैट्स बोलते हैं, ये खद्दर को, ठीक है ना। और पंजाब हरियाणा प्लेन को लोकल लैंग्वेज में ध्याई बोलते हैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। तो अब आ गया हमारा पेनिनसुलर प्लेटू, ठीक है ना। तो पेनिनसुलर प्लेटू इज द टेबल लैंड फॉर्म ड्यू टू द ब्रेकिंग ऑफ द एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ गोंडवाना लैंड। आपको पता, देखो पेनिनसुलर पार्ट जो है वो गोंडवाना लैंड का पार्ट है, तो भैया ब्रेकिंग और ड्रिफ्टिंग से बना है, ठीक है, ड्रिफ्टिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ। इट इज कंपोज ऑफ द ओल्ड क्रिस्टलाइन, ऑल क्रिस्टलाइज इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं, और ओल्ड क्रिस्टलाइन रॉक्स हैं। आगे प्लेटू कंसिस्ट ऑफ 2 ब्रॉड डिविजन है प्लेटू की, ठीक है। एक तो बोलते हैं हम सेंट्रल आइलैंड, और एक बोलते हैं डेक्कन प्लेटू। तो मैं दिखा देता हूँ आपको सेंट्रल आइलैंड और डेक्कन प्लेटू। तो डेक्कन तो बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, डेक्कन प्लेटू, और ये सारा सेंट्रल आइलैंड हो गया हमारा, ठीक है ना। तो इन दोनों के बारे में पढ़ना है, मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा आपको कि सेंट्रल आइलैंड कौन कौन से पार्ट है। देखो ध्यान सुनो, क्या बोल रहा है कि सेंट्रल आइलैंड जो है, मतलब CH लिखा है, वो लिखूंगा मैं सेंट्रल आइलैंड को, लाइज नॉर्थ ऑफ नर्मदा, और जिसके अंदर मालवा प्लेटू भी आता है। तो नॉर्थ ऑफ नर्मदा, देखो भाई नर्मदा किधर है, पहले तो नर्मदा देख लो आप, पहले मैं पढ़ा देता हूँ फिर बता दूंगा आपको सारा। सेंट्रल हाईलैंड के नॉर्थ वेस्ट में अरावली रेंज है, और सेंट्रल हाईलैंड के साउथ में विंध्या रेंजेस है।
और इसमें जो रिवर्स जो आती हैं सेंट्रल हाईलैंड में जो ड्रेन करती है वो है चंबल, सिंध, बेतवा और केन। कौन कौन सी है? चंबल, सिंध, बेतवा और केन। तो अब सेंट्रल हाईलैंड देखो, अब आपको क्लियर होगा। ये सेंट्रल हाईलैंड है, नॉर्थ वेस्ट में अरावली रेंज है, इधर आ गया ग्रेट इंडियन डेजर्ट, ठीक है ना। नर्मदा के नॉर्थ में जाओगे तो आपको सेंट्रल हाईलैंड मिलेगा, जिसमें आपका मालवा प्लेटू भी कंसीडर होता है। देखा हो, लिखा है ना कवरिंग द मालवा प्लेटू। और साउथ में आपको विंध्या रेंजेस मिलेगी, पोर्शन हो गया साउथ वाला पोर्शन, और नॉर्थ वाला इधर हो गया, ठीक है ना। ये ध्यान में रखना है आपने। आगे ईस्टर्न वर्ड, अगर मैं ईस्ट वर्ड एक्सटेंशन की बात करूँ सेंट्रल आइलैंड की, तो उनको बोलते हैं बुंदेलखंड। तो अगर ईस्ट तक जाओगे तो बुंदेलखंड वाला पार्ट तक जो है वो सेंट्रल आइलैंड आता है, ठीक है। छोटा नागपुर मार्क्स द ईस्टर्न वर्ड एक्सटेंशन। छोटा नागपुर जो है सबसे लास्ट वाला पोर्शन जो होगा ईस्ट में, वो छोटा नागपुर प्लेटू होगा। यहाँ से इधर हो गया विंध्या रेंजेस, इधर हो गया अरावली, और इधर ग्रेट इंडियन डेजर्ट, ठीक है ना। ये ध्यान में रखना है आपने, ठीक है। तो जो छोटा नागपुर प्लेटू है उसमें नदी जो ड्रेन करती है छोटा नागपुर प्लेटू को, वो है दामोदर रिवर। तो रिवर से याद आता है कि भैया सेंट्रल आइलैंड में कौन कौन सी नदियां ड्रेन करती है? चंबल, सिंध, बेटवा और केन। कौन कौन सी? चंबल, सिंध, बेटवा और केन। याद नहीं कर रहा हूँ, याद कर लो, ठीक है। और छोटा नागपुर प्लेटू में अपनी है दामोदर रिवर, ठीक है। आगे चलते हैं डेक्कन प्लेटू में। तो डेक्कन प्लेटू का फिर से बात, डेक्कन प्लेटू एक ट्रायंगुलर लैंड मास है नर्मदा के साउथ में। ऑब्वियसली बात है यार, देखो मतलब डिवीजन हो चुकी है। नर्मदा के अगर आप ऊपर जाओगे तो आपको सेंट्रल आइलैंड मिलेगा, नर्मदा के अगर आप साउथ आओगे तो आपको डेक्कन प्लेटू मिलेगा, सिंपल सी बात है। आगे चलो, डेक्कन प्लेटू को मैंने डीपी लिख दिया। नॉर्थ में है सतपुरा रेंजेस, दोबारा से नॉर्थ में सतपुरा रेंजेस है। ईस्ट में है ईस्टवर्ड एक्सटेंशन में है महादेव, कैमूर और मैकाल हिल्स। याद करना ही आपको, महादेव, कैमूर, मैकाल हिल्स, ये ध्यान में रखना है। और जो हमारा डेक्कन प्लेटू है वेस्ट में ऊपर है, हाइयर है, और इधर को ऐसे है, मतलब इधर को थोड़ी इसकी हाइट लो है, इधर को हाइट ऊपर है। इसका मतलब नदियां जो है, नदियां वेस्ट से ईस्ट की तरफ को बहेगी। ऑब्वियस ही बात है, नदियां वेस्ट से ईस्ट की तरफ को बहेंगी, ठीक है ना। ये ध्यान में रखना है आपने। तो इधर देख लो भाई, नॉर्थ में सतपुरा रेंजेस आ गई, और फिर इधर है अपना वेस्टर्न घाट, इधर आ गया अपना ईस्टर्न घाट, ठीक है। यहाँ पे ये भी आएगा अभी। और 3 प्रोमिनेंट रेंजेस हैं जो कि फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, आपको पता है, गारो, खासी और जयंती हिल्स, जो कि आसाम एंड मेघालय में है। कौन कौन सी है? गारो, खासी, जयंती। मैं दिखा देता हूँ आपको, ये गारो, खासी, जयंती आसाम और मेघालय में है। ये भी जो है ये आपका डेक्कन प्लेटू के अंदर कंसीडर हो जाता है हमारा, ठीक है। 3 प्रोमिनेंट हिल रेंजेस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट आर, ठीक है। ये आसाम एंड मेघालय में। तो ये ट्रायंगुलर है, नर्मदा के साउथ में है, नॉर्थ में सतपुरा है, ईस्ट में महादेव, कैमूर, मैकाल है, और 3 परमानेंट रेंजेस आ जाते हैं इसके अंदर, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखो वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट। आइए बताया, मार्क्स द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ डेक्कन प्लेटू। लिखा भी है मैंने। तो वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट जो है, वेस्टर्न घाट जो है डेक्कन प्लेटू का वेस्टर्न बाउंड्री होगी, ये ईस्टर्न बाउंड्री होगी इसकी, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। अच्छा, यहाँ पे तीन घाट है, थाल घाट, पाल घाट, भोर घाट। एनसीईआरटी में कोई नहीं बताया कि थाल घाट कहाँ है। थाल घाट है मुंबई, पुणे में, पाल घाट है पालाकांड एंड कोयम्बटूर में, और भोर घाट है मुंबई या नासिक में। पॉज करो, नोट करो, ठीक है ना, ध्यान में रखना है आपने, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। सह्याद्रीज वेस्टर्न घाट को हम सह्याद्रीज बोलते हैं, ठीक है। दोबारा से याद करते हैं, थाल घाट मुंबई पुणे, पाल घाट पालाकांड एंड कोयम्बटूर, और भोर घाट मुंबई नासिक। कंफ्यूज कहाँ हो गए थाल घाट और भोर घाट में? दोनों में से एक याद कर लो। मैं याद करता हूँ थाल घाट मुंबई पुणे, याद हो गया। तो कहाँ कहाँ है मैप में दिखा रखा है मैंने, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, और यहाँ पे पाल घाट, यहाँ पे नीलगिरी हिल्स होती हैं, ठीक है, नीलगिरी हिल्स हैं, ये बता दिया मैंने। अच्छा, वेस्टर्न घाट्स मैंने बताया था कि वेस्टर्न घाट्स थोड़े ऊंचे हैं वेस्ट साइड में, डेक्कन प्लेटू के साइड में। वेस्टर्न घाट्स आर हाइयर, और एवरेज एलिवेशन है इसकी 900 मीटर से 600 मीटर। कितनी है? 900 मीटर से 600 मीटर तक इसकी एवरेज एलिवेशन है। ईस्टर्न घाट जो है स्ट्रेच फ्रॉम महानदी वैली टू नीलगिरी हिल्स। देखो अब ये क्या बोला इसने, ईस्टर्न घाट जो है महानदी वैली से, महानदी से जो है नीलगिरी हिल्स, ये नीलगिरी हिल्स यहाँ तक फैला, ये ईस्टर्न घाट है आपका। ईस्टर्न घाट थोड़ा सा ये कोस्ट से इधर होता है भाई, ये है घाट, और ये है कोस्ट। ये ध्यान रखना कि पता ये इसी को घाट भी बना दो, ऐसा नहीं है, ठीक है ना, ध्यान में रखना है आपने। अच्छा, तो यहाँ पे क्या बात याद करनी है कि ईस्टर्न घाट डिसकंटिन्यूस एंड इरेगुलर। आप देखो ईस्टर्न घाट डिसकंटिन्यूस भी है, ये देखो डिसकंटिन्यूस हो गया, और इरेगुलर है, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, इरेगुलर प्लस रिवर्स इनटू बे ऑफ बंगाल, और यहाँ से नदियाँ आती है तो वो बे ऑफ बंगाल में आके, सॉरी ये दिख नहीं रहा आपको, बे ऑफ बंगाल में आके गिर जाती है यहाँ से जब नदियाँ आती है, ठीक है। उसके बाद है कि ईस्टर्न घाट में जो एक महेंद्रगिरी है, उसकी हाइट है 1501 मीटर की, ठीक है, ये ध्यान में रखना है आपने। और वेस्टर्न घाट में
वेस्टर्न घाट की अगर मैं बात करूँ, ईस्टर्न घाट में महेंद्रगिरी होगा। वेस्टर्न घाट की हाइट इंक्रीजेस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ मतलब जे मैं यहाँ से इधर को आ रहा हूँ तो वेस्टर्न घाट की हाइट इंक्रीज हो रही है, समझ रहे मेरी बात, इंक्रीज हो रही है। अच्छा अच्छा, वेस्टर्न घाट में हाईएस्ट पीक का नाम है अनाई मुंडी। क्या नाम है? अनाई मुंडी, 2637 मीटर। और एंड दोदा बेटा 2695 मीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो देखो याद कर लो। ईस्टर्न घाट में हो गया अपना महेंद्रगिरी और वेस्टर्न घाट में हो गया अपना अनाई मुंडी एंड डोडा बेटा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। ये याद कर लेना, अनाई मुंडी और अपना डोडा बेटा। एक ना शिवरोई हिल्स और जवादी हिल्स है, ये आर लोकेटेड टू द साउथ ईस्ट ऑफ ईस्टर्न घाट। देखो ईस्टर्न घाट्स के साउथ ईस्ट में, तो मैंने यहाँ पे ना एक छोटा सा आपको व्यू देने की कोशिश की है। तो ये है वेनकोंडा, यहाँ पे पालकोंडा, नगारी, जवादी हिल्स और शिवरोई। तो आपको सिर्फ ये करना है, ये तमिलनाडु में है दोनों, ठीक है ना। 9th के लिए सिर्फ इतना है, फिर 11th में आगे देखते हैं। वैसे यूपीएससी में तो सारा ही है, ठीक है। तो जवादी हिल्स और शिवरोई हिल्स करना है। इधर डोडा बेटा, देखो ये डेक्कन प्लेटू हो गया और ये अनाई मुंडी है और ये डोडा बेटा है, ध्यान से देख लो, ठीक है ना। अनाई मुंडी डोडा बेटा। अच्छा, जो डोडा बेटा है वो तमिलनाडु में है, अनाई मुंडी केरला में। डोडा बेटा जो है हाईएस्ट माउंटेन इन नीलगिरी हिल्स, नीलगिरी हिल्स का हाईएस्ट माउंटेन है ये, और इसकी हाइट जो है वो 2637 मीटर है। अच्छा, अनाई मुंडी हाईएस्ट पीक है, ये हाईएस्ट माउंटेन होता है और इसके ऊपर होती है पीक, तो ये हाईएस्ट पीक है, ये है 2695 मीटर और ये है केरला में, ठीक है ना, केरला में। तो वेस्टर्न घाट में जो साउथ इंडिया में ये हाईएस्ट पीक इसकी है, अनाई मुंडी की, याद करना है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट अ बिट, तो थोड़ा सा बना लो और मार्क या मैप ले आओ, मैप में मार्क कर लो, दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। आगे चलते हैं गाइस। तो अच्छा, एक है उदगमंडलम और इसे यूटी बोलते हैं। इज ए ब्यूटीफुल हिल स्टेशन नेस्टेड इन द नीलगिरी हिल्स, नीलगिरी हिल्स के अंदर आता है ये ऊटी हिल स्टेशन, बहुत ही ज़्यादा फेमस है। एंड लोकेटेड इन द माइल्डेस्ट ऑफ 4 हाई हिल, 4 हिल्स में है। तो कौन कौन से हिल्स है याद करने की जरूरत नहीं है, बट क्वेश्चन पूछा होता तो मैंने बता दिया आपको। डोडा बेटा, स्नो डाउन, एल्क हिल एंड क्लब हिल, ये देख लेना, ठीक है। अच्छा, तो पेनिनसुलर प्लेटू की बात करते हैं। तो पेनिनसुलर प्लेटू पे ब्लैक सॉइल है, ब्लैक सॉइल, ठीक है ना, ब्लैक सॉइल है एरिया, ब्लैक सॉइल एरिया, इसलिए हम इसे डेक्कन प्लेटू बोलते हैं। वोल्केनिक ओरिजिन है, रॉक्स इग्नियस हैं, ये ध्यान में रख रहे हैं। दीज रॉक्स डिन्यूड, ये धीरे धीरे डिन्यूड हुई है टाइम के साथ साथ, और रिस्पॉन्सिबल है ब्लैक सॉइल के लिए। तो ये रॉक्स की वजह से ब्लैक सॉइल, आपको पता है, मैंने बताया पहले भी कि बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ रॉक्स, रॉक्स पे क्या अत्याचार, मतलब क्या उस पर इन्वायरमेंट का इफेक्ट हो रहा है, उसकी वजह से सॉइल की फॉर्मेशन होती है। अच्छा, अरावली हिल्स एंड वेस्टर्न एंड नॉर्थ वेस्ट मार्जिन ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू। अरावली हिल्स, ये क्या है, ये अरावली हिल्स जो है ना, ये हाईली इरोडेड हिल्स हैं, आर फाउंड एज ब्रोकन हिल्स। तब ये जब इसे फाउंड हुआ था, जब ये मिला था, ये ब्रोकन हिल्स थे। मतलब ऐसा मान लो कि लाइक कि ना, मतलब पहले पहाड़ था और अब वो हिल में कन्वर्ट हो गया है। मतलब पहाड़ जो था उसकी हाइट बहुत कम हो गई है, ठीक है ना। और एक्सटेंड फ्रॉम, ये गुजरात टू दिल्ली, तो आप दिल्ली जाते हो तो देखो आपको कहीं पहाड़ नहीं दिखता, बट ये अरावली हिल्स है, ये हाईली इरोडेड है। जब इसको पाया गया तो ये इरोड थी, बिल्कुल ही खत्म हो चुकी थी, ये ध्यान रखना है। अगला आता है हमारे पास, देखो द इंडियन डेजर्ट। इंडियन डेजर्ट देखो, अरावली हिल्स के अगर आप वेस्ट में जाओगे तो आपको तब मिलेगा द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या क्या प्रॉपर्टीज है इसके बारे में, सैंडी प्लेन्स कवर्ड विद सैंड ड्यूम्स, ड्यूम्स ऐसे होते हैं ना, ऐसे ऐसे ड्यूम्स होते हैं। वेरी लो रेनफॉल, लगभग 150 mm पर ईयर की रेनफॉल होती है। इस तरह के क्लाइमेट को एरिड क्लाइमेट बोलते हैं। रो वेजिटेशन कवर, वेजिटेशन तो है ही नहीं। स्ट्रीम्स रेनी सीजन में ही होते हैं और वो भी सी तक नहीं पहुंच पाते, तो कोई नदी नहीं बनती। बस एक ही नदी है यहाँ पे, वो है लूनी, इज ओनली द रिवर इन दिस रीजन, ठीक है। बर्चन्स बनते हैं यहाँ पे। बर्चन्स क्या होते हैं, क्रिसेंडेंट शेप ऑफ ड्यूम्स होते हैं, लार्जर, बहुत सारे ग्रुप्स ऑफ ड्यूम्स बन जाएंगे ऐसे 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 ऐसे, जो कि जैसलमेर अगर आप देखोगे इंडो पाकिस्तान की बाउंड्री पे, तो आपको दिखेगा। तो ये भैया इंडियन डेजर्ट याद रखना है। 150 mm ईयर, कोई नदी नहीं, ब्रेन रिवर्स तभी दिखती है, मतलब स्ट्रीम्स जब बारिश होती है, और लूनी इज द ओनली रिवर। चलो गाइस, आगे चलते हैं हम लोग। पेज नंबर 11 आ गया है मेरा। कोस्टल प्लेन्स की बात करते हैं हम, कोस्टल प्लेन्स की। तो वेस्टर्न कोस्ट इज वेस्टर्न कोस्ट। अब देखो मैंने आपको क्या बोला था, देखो यार ये कोस्ट है, ये कोस्ट है और ये घाट है, ठीक है। तो कोस्ट जो है ना, अरेबियन सी, वेस्टर्न कोस्ट जो है वो वेस्टर्न कोस्ट इज बिटवीन वेस्टर्न घाट एंड अरेबियन सी। इसके 3 सेक्शन है, देखो ध्यान से। तो नॉर्थ मोस्ट में है कोंकण, कोंकण जो है मुंबई गोवा है भाई। सेंट्रल पार्ट में कन्नड़ और सदर्न पार्ट में है मालाबार कोस्ट। ये याद कर लो, अभी लिख लो, अच्छा रहेगा। तो कोंकण, कन्नड़, मालाबार कोस्ट, ठीक है। और इधर आता है हमारे पास, अगर हम इस साइड ईस्टर्न की बात करें तो ये नदन सिरकार है, ये वाला।
और इसे बोलते हैं कोरोमंडल कोस्ट। तो ये नदर मोस्ट में आता है नदन सिरेकार और सदर मोस्ट में था कोरोमंडल। तो याद कर लो, कोंकण, कन्नड़, मालाबार कोस्ट, नदन सिरेकार और कोरोमंडल, ये बे ऑफ बंगाल की बात होगी, ठीक है। अच्छा, महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी, महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी ये डेल्टा बनाते हैं। डेल्टा आपको पता है, डेल्टा फॉर्मेशन ऐसे बनता है, ये डेल्टा होता है इस तरह की शेप को। ऑन दिस कोस्ट, कौन सी कोस्ट? ईस्टर्न कोस्ट पे बनाती है, ये ध्यान रखना, ईस्टर्न कोस्ट पे बनाती है। लेक चिलिका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लेक चिलिका। लेक चिलिका इज एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ वेस्टर्न ईस्टर्न कोस्ट। ईस्टर्न कोस्ट का एक इंपॉर्टेंट फीचर है जो कि कहाँ है? ओडिशा में है, साउथ ऑफ महानदी डेल्टा, ठीक है ना, साउथ ऑफ महानदी डेल्टा। लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक इन इंडिया, लेक चिलिका इज द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक इन इंडिया, इन ओडिशा, ठीक है ना, ये ध्यान में रखना है आपने। आगे चलते हैं आइलैंड्स। तो देखो आइलैंड्स का तो आपको पता ही है, आइलैंड्स लक्षद्वीप है। अगर एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल की बात करें तो कवरत्ती, कवरत्ती इज द कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप। दिस आइलैंड इज कंपोज्ड ऑफ द कोरल आइलैंड, कोरल आइलैंड से बना है ये आइलैंड, ठीक है। तो अर्लियर पहले अगर मैं बात करूँ ना तो इसको, इसके 3 पार्ट थे, लक्षद्वीप, मिनिकोव और एमिंडीव। लक्षद्वीप, मिनिकोवी और एमिंडीव, बोलने में मुश्किल लगती है, देख लो। 1973 में इसका नाम करना है, बोलने में मुश्किल है, चलो इकट्ठा कर देते हैं, लक्षद्वीप नाम दे दिया। एरिया सिर्फ 32 किलोमीटर स्क्वायर का है। फ्लोरा फोना बहुत ज्यादा है। अच्छा, कोरल है, तो कोरल पॉलिप्स जो होते हैं ना, ये कोरल पॉलिप्स होते हैं। कोरल पॉलिप्स जो है ना, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि कॉलोनीज में रहते हैं, विच लिव्स इन कॉलोनीज, ठीक है ना। और ये क्या करते हैं? ये सिक्रेट करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। अब आपको कैल्शियम कार्बोनेट है तो कैल्शियम कार्बोनेट जमा 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 होता रहेगा, तो ऑब्वियस ही बात है आइलैंड तो बनेगा ही ना। तो सिक्रेशन की भी फॉर्म है ये। रीफ जो है ना, जैसे पहाड़ जैसा, चोटी जो है, मतलब चोटी तो ज़्यादा हो गया थोड़ा, कैसे बनाती है, मतलब जमा कैसे करती है? 3 तरह के बेरियर रीफ होते हैं और फ्रिंजिस रीफ होते हैं और अटोल्स रीफ होते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया जो है एक एग्जाम्पल है बेरियर रीफ का। तो चलो ये उतना डिटेल में बाद में आ जाएगा हमारे, जब हम 11th में जाएंगे, आपने ये याद कर लेना सारा। चलो आगे चलते हैं। सो एट द एंड वी आर हेयर। बे ऑफ बंगाल की बात करते हैं तो बे ऑफ बंगाल में चेन ऑफ आइलैंड्स है जो कि नॉर्थ टू साउथ है। तो नॉर्थ में अंडमान एंड साउथ में है अपना निकोबार आइलैंड, ठीक है ना। तो ये बिगर एंड स्कैटर है, ठीक है, तो पहले बड़े हैं और फैले हुए हैं। तो ऐसा लगता है ना कि ये आइलैंड ना वन ऑफ द एलिवेटेड पोर्शन ऑफ द सबमरीन, सबमरीन जो उग जाती है ना, जैसे पानी में डूबी फिर उगी, तो सबमरीन के पोर्शन है ये, ऐसा लगता है अंडमान निकोबार। अच्छा, ग्रेट स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा ही जबरदस्त है इंडिया के लिए, अब हमारी कंट्री के लिए। ग्रेट ऑब्वियसली बात है, फ्लोरा फोना तो होना ही है, ठीक है ना। इक्वेटर के बहुत ज़्यादा क्लोज है। जो चीज़ इक्वेटर के क्लोज होती है ना, वहाँ पे एक एक्सपीरियंस होता है क्लाइमेट का, उसे बोलते हैं इक्विटोरियल क्लाइमेट। वहाँ पे थिक फॉरेस्ट कवर होता है, ध्यान रखना आपने, ठीक है। इंडियाज, अच्छा एक और बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि लास्ट है, बेरन आइलैंड। इंडिया के पास इंडिया का ओनली एक्टिव वोल्केनो है जो कि अंडमान एंड निकोबार में है, वो है बेरन आइलैंड, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्लास 9th चैप्टर 2 है, खत्म होता है, ठीक है। तो मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, प्लीज़ नोट्स बनाने में, तो प्लीज़ लाइक करें, ठीक है, शेयर करें जिनको ज़रूरत है, और सब्सक्राइब करना चैनल को मत भूलिए। थैंक यू सो मच।